हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद शर्मा श्याम पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, श्याम पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी सभी क्लासें रेगुलर चल रही है। डीएमएलटी वगैरह, डीआरटी, डीसीजी वगैरह सबकी चल रही है। अपन बात कर रहे हैं डीएमएलटी में। एक सब्जेक्ट है हिमेटोलॉजी। उसके प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात की थी हिमेटोलॉजी क्या है, हिमेटोलॉजी में क्या क्या अपन पढ़ेंगे, हिमेटोलॉजी में क्या क्या होता है। उसी को अपन रेगुलर आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं। इसमें एक टॉपिक है ब्लड। अपन बात करेंगे हिमेटोलॉजी। इसमें फर्स्ट टॉपिक बात करेंगे अपन ब्लड की। ब्लड ब्लड क्या है? ब्लड है एक बॉडी फ्लूइड। प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात की थी। एक बार आप पहले वाला वीडियो देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अपन हिमेटोलॉजी में किस लेवल पे किस टेस्ट की बात करेंगे। इसी को उसके बाद में यदि ये देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बात करेंगे ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड है बॉडी फ्लूइड। ब्लड है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड है तो कौन सा वाला बॉडी फ्लूइड है? इसके बाद में कौन सा वाला फ्लूइड है ये? इसमें कौन सी सेल है, ये कौन सा टिश्यू है, ये कौन सा ऑर्गन है? तो उसकी बात करेंगे तो ये है टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। तो अपन ब्लड को ब्लड बोल या तो ब्लड बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी में, कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन चलता है। तो उसके बाद में अपन बात करेंगे इसको सर्कुलेट कौन करता है ब्लड को? वो करता है सीबीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो सीबीएस सिस्टम है वो क्या करता है ब्लड को? ब्लड को बॉडी के पार्ट तक सर्कुलेट करता है। ये ब्लड। उसके बाद में बात आती है कलर की। इसके कलर की बात करते हैं तो ब्लड क्या है? टू टाइप का होता है ब्लड। एक होता है आर्टेरियल ब्लड, और दूसरा होता है वीनस ब्लड। अभी आर्टेरियल ब्लड और वीनस ब्लड क्या है? आर्टेरियल ब्लड होता है जो क्या होता है ओनली आर्टरीज के अंदर, जैसे फीमोरल आर्टरी वगैरह, कोरोनरी आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, इनके अंदर ये जो जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो होता है आर्टेरियल ब्लड। लेकिन जो वीनस ब्लड होता है ये क्या होता है? कंप्लीट बॉडी में चलता है। लेकिन इनमें बॉडी के अंदर तो ब्लड ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? वो फर्क है ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जो आर्टेरियल ब्लड के अंदर जो ब्लड होगा उसके अंदर CO2 की जो कंसेंट्रेशन है, सॉरी, आर्टेरियल ब्लड के अंदर O2 की जो कंसेंट्रेशन है, O2 की जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा रहती है वीनस ब्लड से। क्या बोल रहा हूं मैं? जो आर्टेरियल ब्लड होता है वो उसमें O2 होता है, इसी वजह से इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। और वीनस ब्लड में CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, इस वजह से इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
आर्टेरियल ब्लड होता है, ब्लड के क्या टू टाइप है, एक आर्टेरियल ब्लड, एक वीनस ब्लड। जो आर्टेरियल ब्लड होता है उसके अंदर O2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जो वीनस ब्लड होता है उसके अंदर CO2 की जो कंसेंट्रेशन होती है वो क्या ज्यादा होती है, इस वजह से इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो आर्टरी होती है ये क्या डीप होती है, डीप होती है। डीप होने की वजह से कुछ केस है, जैसे कुछ टेस्ट है जिनके अंदर ही आर्टरी ब्लड का यूज करते हैं, बाकी जो रूटीन के जो टेस्ट है उनके अंदर अपन विनस ब्लड का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये इसकी जो वेन होती है वो सुपरनेटेड रहती है। वेन और आर्टरीज, ये जब अपन सीवीएस पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो वेन होती है सुपरफिशियल होती है, जो आर्टरी होती है वो डीप होती है। तो ये क्या होती है कि इसके अंदर ये डीप होने की वजह से कुछ केस है, जैसे ब्लड गैस एनालिसिस, इनके अंदर अपन इस टेस्ट की ब्लड गैस एनालिसिस जो टेस्ट होता है इसके अंदर अपन आर्टेरियल ब्लड का से सैंपल लेते हैं। लेकिन जो रूटीन के जो टेस्ट है वहां अपन विनस ब्लड की बात करेंगे। ये मैं अभी आपको यहाँ पे इस वजह से बता रहा हूँ, जब भी अपन हेमेटोलॉजी में टेस्ट पढ़ेंगे ESR, PCV, LCL, वहां पे अपन विनस ब्लड का यूज करेंगे। तो फिर वहां पे मैं विनस ब्लड बोलूंगा तो आपको समझ में आए, इसी वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आर्टेरियल ब्लड और विनस ब्लड में क्या फर्क है। इसके बाद में जो आर्टेरियल ब्लड का जो कलर होता है वो प्रेजेंस O2 की वजह से रेड होता है, और जो विनस ब्लड होता है इसका भी होता तो रेड है, लेकिन ये थोड़ा लाइट होता है, लाइट रेड या पिंक, पिंक, और ये रेड रहता है। इसके किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें CO2 प्रेजेंट है। इसके बाद में बात करते हैं अपन इसके पीएच की। इसको अपन फीचर से बोल सकते हैं इन चीजों को, ब्लड फीचर्स, ब्लड के क्या क्या फीचर्स है। पीएच है इसका, वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। क्या होता है, एल्कलाइन। और एसिडिक का मतलब पता होगा आपको, जो एसिडिक होता है वो 7 से पीएच स्केल के अंदर जब 7 से नीचे होता है वो होता है एसिडिक, और 7 से जो ऊपर होता है वो होता है एल्कलाइन, और जो प्रॉपर 7 पे रहता है वो होता है नेचुरल या उदासीन। इसके पीएच होता है वो होता है 7.4, कई बुकों में आपको 7.2 से 7.5 भी मिलेगा, वो भी सही है। इसकी वजह से इसका जो पीएच हो वो क्या हुआ, स्लाइटली एल्कलाइन। पता चला आपको, ये टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसको जो ब्लड बॉडी में पार्ट तक जो सर्कुलेट करता है वो सीवीएस सिस्टम करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसका जो कलर होता है वो आर्टरी ब्लड के अंदर CO2 की जो कंसेंट्रेशन होती है इसके अंदर क्या होता है, इसकी वजह से इसको ऑक्सीडेटेड ब्लड बोलते हैं। और वेनस ब्लड में CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, इस वजह से इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। आर्टरियल ब्लड का यूज करते हैं अपन ब्लड गैस एनालिसिस के लिए। लेकिन जो वेनस ब्लड होता है इसके रूटीन टेस्ट में जो भी अपन बात करते हैं, CBC हो गई, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया, ये जो भी टेस्ट है इनमें इनकी बात करेंगे। फिर आता है इसका पीएच। पीएच होता है जो 7.4 होता है, कई कई बुकों में आपको 7.2 से 7.5 की रेंज में भी मिलेगा, वो भी सही है। इसकी वजह से इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। इसके बाद में बात करते हैं अपन इसका जो कलर होता है, ब्लड का जो कलर होता है उसकी अपन ने बात कर ली कि वो रेड होता है या पिंक, स्लाइटली रेड, रेड होता है या पिंक होता है। वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड का लाल रंग, ब्लड का रेड कलर,
ब्लड का जो रेड कलर होता है वो होता है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण। ये जो हीमोग्लोबिन होता है यही ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करा होता है। ये किस किस से मिलकर बना होता है? ये हीम प्लस ग्लोबिन। हीम के अंदर भी फिर भी टू टाइप आएंगे कि जब अपन हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। आयरन और पोरफायरिन। ये जो ग्लोबिन होती है ये होती है प्रोटीन। ये होता है इसका ब्लड का हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक भाग। और ये होता है नॉन प्रोस्थेटिक। तो ये हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ही ब्लड का जो कलर होता है रेड, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण होता है। इसमें आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन की वजह से। उसके बाद में आता है इसका फंक्शन कि ब्लड बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन करता है। ये जो अभी अपन ने पढ़ा ये है इसके फीचर्स। फंक्शन, ब्लड का क्या फंक्शन है? जो इसका फर्स्ट फंक्शन है वो है O2 ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। कि ये ऑक्सीजन को और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब कहां से कहां तक करता है? जो ऑक्सीजन होता है, जो O2 होता है उसको करता है ये लंग्स टू बॉडी। लंग्स टू बॉडी। लेकिन जो CO2 होता है उसको कहां से कहां तक करता है? उसको करता है बॉडी टू लंग्स। उसको करता है ये बॉडी टू लंग्स। उसके बाद में आता है ये एसिड बेस मेंटेन। अब ये बॉडी में एसिड बेस को कैसे मेंटेन रखता है? ये रखता है ब्लड का जो पीएच होता है वो जो 7.4 होता है। इसी की वजह से ये जो बॉडी का जो एसिड बेस जो मेन एसिड बेस जो मेंशन है वो बॉडी का ब्लड पीएच की वजह से रहता है। उसके बाद में आता है इसका इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी में कैसे करता है सर? इम्यूनिटी में इसलिए करता है ये क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी होती है ब्लड में, जो डब्ल्यूबीसी होती है उसकी वजह से ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आता है टेम्परेचर मेंटेन। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके भी रखता है। कितना होता है बॉडी का टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, हार्मोन एंड अदर मेटाबॉलिक मटेरियल। ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 CO2 को मेंटेन करता है, एसिड बेस को मेंटेन करके रखता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, ये मिनरल्स का, हार्मोन्स का, इनको क्या करता है? बॉडी का ट्रांसपोर्ट करता रहता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ये
ब्लड कनेक्टिविटी का भी कार्य करता है। कैसे करता है कि ये क्या करता है कि बॉडी के अंदर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को रेगुलरली वेन या आर्टरीज की सहायता से प्रोवाइड करवाता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करके रखता है। ये अपन ने इसके पढ़े फंक्शन। इसके बाद में आती है फॉर्मेशन। ब्लड है, ब्लड का फॉर्मेशन बॉडी में कहां से होता है? इसमें फॉर्मेशन के अंदर जो फर्स्ट एक स्टेज है वो है इसकी स्टेप। इसमें जो फर्स्ट है, जब 2 to 3 वीक जो 2 to 3 वीक है इंट्रा यूटेराइन लाइफ का, उसके अंदर जो इसका जो फॉर्मेशन होता है ब्लड का वो होता है मेसेंकाइमल सेल। ऑफ यॉर्क सैक। 2 to 3 मंथ के बाद इसमें होता है लीवर में, और 6 मंथ के बाद लीवर में भी होता है और बोन मैरो में भी होता है। ये स्टेज है किसकी? स्टेज है ये हिमेटोपोइसिस की। हिमेटोपोइसिस की 3 स्टेज है। अब हिमेटोपोइसिस क्या होता है? जिस भी जिस भी वर्ड के पीछे पोइसिस का यूज जहां हो रहा है वहां उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। किसी भी मीनिंग के पीछे यदि पोइसिस का वर्ड यूज कर रहे हैं अपन तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। अब ये आप बात कर रहे हैं अपने हिमेटोपोइसिस की। अब हिमेटोपोइसिस की अपन बात कर रहे हैं तो ये हिमेट का मतलब तो अपन ने अभी बताया मैं आपको क्या होता है, ब्लड। और पोइसिस का मतलब होता है क्या? फॉर्मेशन। कि ब्लड के जो फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस होती है, क्या जो ब्लड के फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं अपन हिमेटोपोइसिस। तो जो अभी इसकी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस हुई वो 3 स्टेज के अंदर कंप्लीट हुई। फर्स्ट, यदि बच्चा 2 से 3 वीक का है इंट्रायूटेरनल लाइफ में मदर के अंदर, तो उसके अंदर उसके जो योक्से की मेसेंकाइमल सेल है वो उस ब्लड का फॉर्मेशन करती है। 2 to 3 मंथ है तब लीवर फॉर्मेशन करता है, और आफ्टर 6 मंथ जो है वो लीवर भी करता है और बोन मेरो भी करता है, लेकिन आफ्टर बर्थ ओनली बोन मेरो करता है। इसीलिए जो ब्लड की जो बॉडी के अंदर ओरिजिन हुई वो कहां से हुई? हुई तो मेसेंकाइमल ऑफ योक्सेट से हुई, लेकिन आफ्टर बर्थ किससे हुई? बोन मेरो से। तो अपन बात करते हैं तो हिमेटोपोइसिस के बारे में। ये इसकी स्टेजेस समझ में आई आपको? हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस अभी मैंने बताया पोइसिस वर्ड का यूज जहां पे भी होगा वहां होगा कि फॉर्मेशन से बात करेंगे अपन।
तो ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, ब्लड फॉर्मेशन जो ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं अपन हिमेटोपोइसिस। अब ये निर्माण कौन कर रहा है इसका? इसका जो ब्लड का निर्माण कर रहा है, तो निर्माण कौन कर रहा है? वो कर रहा है साइट। साइट की बात करेंगे तो कहां हो रही है? बोन मेरो में। बोन मेरो में। सेल की बात करेंगे, कौन सी सेल कर रही है? वो कर रही है स्टेम सेल। हिमेटोपोइसिस के बारे में भी बताया मैं आपको। हिमेटोपोइसिस होता है ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस। ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कौन से बॉडी के कौन से ऑर्गन में हुई है, कौन से पार्ट में वो हुई? बोन मेरो में। अभी बोन मेरो में आपको पिछली वाली क्लास में भी बताया था कि बोन मेरो टू टाइप के होते हैं। एक होता है येलो बोन मेरो, और दूसरा होता है रेड बोन मेरो। जो रेड बोन मेरो होता है, ये तो करता है ब्लड का फॉर्मेशन। ये तो क्या करता है? रेड बोन मेरो क्या करता है? ब्लड का फॉर्मेशन। लेकिन जो ये येलो बोन मेरो है, ये क्या करता है? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। समझ रहे हो? जो इमेटोपोइसिस की बताया मैंने कि ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को इमेटोपोइसिस बोलते हैं। ये बोन मेरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। बोन मेरो टू टाइप के होते हैं, येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो। जो रेड बोन मेरो होता है वो ब्लड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो येलो बोन मेरो होता है ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। कि बोन मेरो जो भी लॉन्ग बोन होती है, जो भी लॉन्ग बोन होती है उनके जंक्शन पे होता है ये। दो बोन हुई, उनके जो जंक्शन है यहाँ होता है बोन मेरो। वहां से इसका फॉर्मेशन होता है। तो येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो के बारे में आपको समझ में आया होगा। स्टेम सेल इसका फॉर्मेशन करती है। अब बात करते हैं अपन इसके कंपोजिशन की। हिमेटोपोइसिस की तीन साइड की बात कर ली आपने। जब बच्चा 2 से 3 वीक का होता है तब वो मिजेनकाइमल ऑफ योर्कशेयर, जो मिजेनकाइमल सेल होती है योर्कशेयर की, वहां से उसका फॉर्मेशन होता है। और जब 2 से 3 मंथ का होता है तब लीवर में होता है, और आफ्टर बर्थ तो बोन मेरो में होता ही है। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड है वो दो चीजों से मिलकर बना है। ब्लड है वो दो चीजों से मिलकर बना है। दो चीजें कौन कौन सी? एक होती है इसमें प्लाज्मा, और दूसरी होती है सेल। अब कितना था होता है सर ये? जो प्लाज्मा होता है ये होता है 55%, और जो सेल होती है ये होती है 45%। अब इसके अंदर क्या, एक तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोटीन पोर्शन और अदर। अब जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा के अंदर मोस्टली 3 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली है एल्ब्यूमिन,
दूसरी है ग्लोबुलिन, और थर्ड है फिब्रिनोजन। जो ये एल्ब्यूमिन, ये प्रोटीन होता है, ये 7% पाई जाती है। टोटल प्लाज्मा की 7% प्रोटीन पाई जाती है, बाकी अदर 93%। अदर मैं अभी बताऊंगा क्या क्या। एल्ब्यूमिन होती है, ये क्या काम करती है, ये करती है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है प्लाज्मा में, वो क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ये क्या करती है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। ये डिफेंस मैकेनिज्म में अपना योगदान देती है। लेकिन जो फिब्रिनोजन होती है, ये क्या करती है, ये क्लोटिंग मैकेनिज्म, क्लोटिंग फैक्टर के रूप में, क्लोटिंग फैक्टर के रूप में ये अपना योगदान देती है। यदि प्लाज्मा से, ये चीज याद रखना आप, प्लाज्मा से, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा से मान लो, प्लाज्मा से यदि फिब्रिनोजन को, प्लाज्मा से यदि फिब्रिनोजन प्रोटीन को रिमूव कर दे, प्लाज्मा से फिब्रिनोजन प्रोटीन को यदि रिमूव कर दे, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको बोलते हैं सीरम। अब सही समझ में नहीं आया। ये मानो कि प्लाज्मा है, टोटल प्लाज्मा है, उसमें से अपन ने क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया। ये जो फिब्रिनोजन है, ये क्या क्लोटिंग फैक्टर है, उसको यदि जो रिमूव कर दिया, तो जो रिमूव होने के बाद में जो बचा हुआ पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं सीरम। तो कई कभी एग्जाम में पूछा पूछा जाता है कि प्लाज्मा एंड सीरम में क्या डिफरेंस है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि यदि प्लाज्मा से फिब्रिनोजन को रिमूव कर दे, या प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दे, तो उसको बोलते हैं अपन सीरम। तो मैंने बताया कि प्रोटीन 7% होती है, उसके अंदर 3 प्रकार की होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। जो एल्ब्यूमिन है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये डिफेंस मैकेनिज्म होती है। जो फिब्रिनोजन होती है, ये क्लोटिंग फैक्टर में काम करती है। ये इम्यूनिटी में भी काम करती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन इम्यूनिटी में। अब बाकी 93% पार्ट है, ये किसका है, इसके अंदर अपन बात करें तो इसमें होता है जल, वाटर, कितना परसेंट, 90%, 90 से 92%। बाकी बचे हुए के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा और सेल में डिवाइड हो गया। प्लाज्मा है वो टोटल ब्लड का 75% होता है, और जो सेल होती है वो 45% होती है। प्लाज्मा के अंदर 2 पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट होता है, एक अदर होता है। जो प्रोटीन पार्ट होती है उसमें 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। पहली होती है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। जो एल्ब्यूमिन होती है, ये ऑस्मोटिक, बॉडी के ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके रखती है। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये डिफेंस मैकेनिज्म एंड इम्यूनिटी के अंदर अपना हेल्प, योगदान देती है। और जो फिब्रिनोजन प्रोटीन होती है, ये क्या करती है, क्लोटिंग मैकेनिज्म में क्लोटिंग फैक्टर का काम करती है। जो अदर पार्ट है उसके अंदर वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, और अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। ये बात कर ली अपन ने प्लाज्मा की। अब बात करते हैं अपन सेल की।
ब्लड में 3 प्रकार की सेल होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है आरबीसी, सेकंड होती है डब्ल्यूबीसी, और थर्ड होती है प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती है ये होती है रेड ब्लड सेल। ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ये होती है व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स ये हो गई नॉर्मल, इसका नॉर्मल नॉर्मल कल्चर। लेकिन यदि अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो आरबीसी को बोलते हैं अपन इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं अपन ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइट। इसको बोल दिया अपन ने इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है मेल मेल में होती है 5 से 5.5 मिलियन सेल पर क्यूब mm। 5 से 5.5 मिलियन सेल पर क्यूब। और जो फीमेल होती है उसमें होती है ये 4 से 4.5 मिलियन सेल पर क्यूब। और जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स का मतलब समझ रहे हो, न्यूबॉर्न हो गया या फिर जिसके एज 1 साल से कम है, उनके अंदर इसकी जो रेंज होती है वो होती है 6 से 6.5 मिलियन सेल पर क्यूब। पांच से 5.5 मिलियन सेल पर क्यूब mm, 4 से 4.5 मिलियन सेल पर क्यूब mm, और ये 6 से 6.5 मिलियन सेल पर क्यूब mm। और जो ये डब्ल्यूबीसी होती है इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4,000 से 11,000 सेल पर mm। ये हो गई डब्ल्यूबीसी की। और जो थ्रोम्बोसाइट होती है इसकी होती है 1.5 से 4.5 लाख पर mm। इसकी जो यूनिट होती है आरबीसी की होती है mm3। ये हो गया आरबीसी, हो गया डब्ल्यूबीसी, ये हो गया प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में बताया मैंने, ये रेड ब्लड सेल है, ये व्हाइट ब्लड सेल है, और ये प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स है। ये जो आरबीसी है इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अपन बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसको इसमें होती है 5 से 5.5 मिलियन सेल पर mm3। फीमेल्स में बात करें तो 4 से 4.5 मिलियन सेल पर क्यूब mm3। और इस इन्फेंट्स में होती है 6 से 6.5 मिलियन सेल पर mm3। लेकिन डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो अपन इस नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो ये होती है 4,000 से 11,000। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ये होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख। ये हुआ ब्लड का कंपोजिशन। इसमें
ये याद रखना कि प्लाज्मा में से यदि फाइब्रोनोजन को अपन रिमूव कर देते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको बोलते हैं अपन सीरम। अब अपन इनमें से एक एक सेल को एक एक ब्लड सेल की बात करते हैं। अपन बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी या इरिथ्रोसाइट। आरबीसी की बात करते हैं अपन। जो ये आरबीसी है ये क्या है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, इसमें न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ये एकमात्र ऐसी ब्लड सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। इसका जो इसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इसमें, उसको बोलते हैं अपन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अपन बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स की कि क्या है इसके अंदर, इसको अपन देखेंगे तो कैसे पता चलेगा। इसमें फर्स्ट है शेप। आरबीसी की बॉडी के अंदर जो शेप होती है वो होती है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव कैसे? ऐसी। कॉनकेव का मतलब होता है किनारों पे से मोटा और बीच में से पतला। तो इसकी जो नॉर्मल शेप होती है वो क्या होती है, बाइकॉनकेव। इसकी जो साइज होती है, आरबीसी की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 7.2 माइक्रोमीटर, यहां से लेके यहां तक। लेकिन यदि इसकी बात करें सेंटर की तो वहां होती है 1 माइक्रोमीटर, यहाँ पे। सेंटर में। बात करें इसके किनारों की, पेरीफेरी, वहां होती है इसकी 2.2 माइक्रोमीटर, यहां से लेके यहां तक। कंप्लीट साइज होती है 7.2 माइक्रोमीटर, सेंटर में होती है 1 माइक्रोमीटर और किनारे पे होती है 2.2। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 135 माइक्रो क्यूब। सरफेस एरिया कितने ब्लड में कितनी जगह ये कवर करके रखती है। रेंज,
मेल में होती है इसकी 4.5 से, मेल में इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 5 से 5.5 मिलियन सेल पर mm क्यूब। फीमेल में होती है 4 से 4.5 मिलियन सेल पर mm क्यूब। और इन्फेंट्स में होती है 6 से 7 मिलियन सेल पर mm क्यूब। इन्फेंट्स या न्यूबॉर्न। यह है इसके फीचर्स। क्या है फीचर्स इसमें? जो इसकी शेप है वो है बाइकोन के, जो इसकी साइज है वो 7.2 माइक्रोमीटर, सेंटर पे 1 है, और पेरीफेरी जो किनारा है वहां पे है 2.2। उसके बाद में इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो है 135 क्यूब स्क्वायर। उसके बाद इसकी नॉर्मल रेंज है वो है मेल के अंदर 5 से 5.5 मिलियन सेल पर mm क्यूब, फीमेल में है 4 से 4.5 मिलियन सेल पर mm क्यूब, और न्यूबॉर्न में है, न्यूबॉर्न या इन्फेंट्स में जो होती है वो होती है 6 से 7 मिलियन पर mm क्यूब। उसके बाद बात करते हैं अपन इसकी, चार हो गए, पांच है इसकी। यदि इंक्रीज, यदि आरबीसी की रेंज इंक्रीज हो जाए, आरबीसी काउंट यदि इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन पॉलीसाइथेमिया। ये टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अपन पॉलीसाइथेमिया जब इसके अबनॉर्मल डिजीज के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। सिक्स है, यदि जब डिक्रीज आरबीसी हो जाए, उसको बोलते हैं अपन एनीमिया। यदि इंक्रीज होगा होगा तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया, और यदि डिक्रीज होगा तो उसको बोलेंगे अपन एनीमिया। इसके बारे में अपन बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, आरबीसी के फॉर्मेशन की। जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो होता तो बोन मैरो में है, क्योंकि जब ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी बोन मैरो में है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा? बोन मैरो में। लेकिन जो ब्लड की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोले थे हिमेटोपोइसिस। इसी प्रकार जैसे आरबीसी की जो फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे अपन इरिथ्रोपोइसिस। इसके लिए एक हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको वो होता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है, वो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में हेल्प करवाता है। ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने के अंदर जो डेज लगते हैं वो लगते हैं 7 डेज। 7 डेज के अंदर आरबीसी फॉर्मेशन की कंप्लीट प्रोसेस होती है। आरबीसी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है
आरबीसी फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है प्लुरिपोटेंट सेल से। ये स्टेम सेल ही है वैसे। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ बोन मेरो के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ। जो इसकी जो फॉर्मेशन है उसको जो फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अपन इरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद में ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस होता है उसमें लगते हैं 7 डेज। उसके बाद में जो इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो प्लुरिपोटेंट सेल से। अब अपन बात करेंगे कि प्लुरिपोटेंट सेल से आरबीसी के फॉर्मेशन कैसे होता है। इसको अपन बोल देंगे साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, स्टेजेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। स्टेजेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन ये क्या हुआ, ये स्टार्ट हुई स्टेम सेल से। स्टेम सेल से बनी अनकम्यूटेड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल। अनकम्यूटेड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल से बनी प्लुरिपोटेंट प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल। वहां से बना कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। वहां से बना प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। वहां से बना अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बाद बना लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट के बना रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट से बना आरबीसी। अब समझो ये बोन मेरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ। अब जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है उसको अपन ने बताया इरिथ्रोपोइसिस। अब बोन मेरो की जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल के अंदर अनकम्यूटेड प्लुरिपोटेंट स्टेम जो सेल है वो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल बनाई। उसके बाद में कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बना। उसके बाद में प्रोइरिथ्रोब्लास्ट बना। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट बनने के बाद में अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बना। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनने के बाद में रेड नॉर्मोब्लास्ट बना। उसके बाद में बना रेटिकुलोसाइट काउंट और उसके बाद में बना आरबीसी। अभी जो आरबीसी बना ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुई, ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस हुई उसको अपन को लगे कितने बोन मेरो में 7 डेज। इसमें लगे बोन मेरो में 7 डेज। जो बोन मेरो में 7 डेज लगे वो कहां से कहां तक लगे, ये लगे स्टेम सेल से लेके आरबीसी बनने की प्रोसेस के अंदर। ये जो आरबीसी है ये है मेच्योर आरबीसी। ये है मेच्योर आरबीसी और ये है अमेच्योर आरबीसी। ये अनडेवलपमेंट आरबीसी बोल दो, अमेच्योर आरबीसी। यह अमेच्योर आरबीसी। अब अपन ने बात की थी कि यहाँ पे इसकी जो साइज होती है वो होती है 7.2 माइक्रोन। और
या अपन बात करते हैं प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, वहां पे इसकी जो साइज होती है वहां होती है 15 से 20 माइक्रोमीटर। अब आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक आने के अंदर ये साइज कैसे रिड्यूस हुई है। इसमें कितना लगे अपने को 7 डेज। यहाँ इसकी जो साइज थी वहां थी 15 से 20 माइक्रोमीटर। इसकी जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी थी स्टेनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट, या उसका जो स्टेनिंग अपन करते हैं उसका जो नेचर है वो कौन सा है। तो इस यहाँ पे इसकी जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी थी वो थी बेसोफिलिक। इस टाइम पे यहाँ पे हीमोग्लोबिन था वो था एब्सेंट, और न्यूक्लियस जो था वो था प्रेजेंट। अब आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे न्यूक्लियस डिसअपेयर होगा वैसे वैसे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना, प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अपन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ये एक कुछ टाइम के लिए होने वाली प्रोसेस है। ये अपन ने बात की थी, ये की थी प्रोइरिथ्रोब्लास्ट के लिए। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के बाद के अंदर आरबीसी का जो मेच्योर होता है वो यहां से होता है, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी से होती है। उसके बाद में बात करते हैं अपन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। यहाँ पे जो इसकी साइज होती है वो कितनी होती है, वो होती है 12 से 14 माइक्रोन। और जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है वो होती है बेसोफिलिक। और जो हीमोग्लोबिन यहाँ पे भी एब्सेंट ही रहता है। फिर बात करते हैं अपन लेट नॉर्मोब्लास्ट की। यहाँ पे जो इसकी साइज होती है वो होती है 10 से 11 माइक्रोमीटर। उसके बाद में इसमें जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसिडोफिलिक। लेकिन यहाँ पे जो HB है वो क्या होता है, प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है या बनना स्टार्ट हो जाता है। इसका HBC का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आरबीसी का फॉर्मेशन होगा वैसे ही जो न्यूक्लियस है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो न्यूक्लियस का डिसअपेयर होने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं पिक्नोसिस। ये इंपॉर्टेंट है कि लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस का डिसअपेयर होना और एचबी का फॉर्मेशन होना, उसी को अपन बोलते हैं पिक्नोसिस। फिर आता है रेटिकुलोसाइट काउंट। इसकी जो साइज होती है वो होती है 8 से 9 माइक्रोन। और एचबी एमेच्योर स्थिति में रहता है। ये एक प्री आरबीसी स्टेज होती है। ये क्या होती है, प्री आरबीसी स्टेज होती है या एमेच्योर आरबीसी होती है। उसके बाद में आता है आरबीसी। इसकी यहाँ पे साइज होगी 7.2 और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो अपने को पता चला कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे जाके खत्म हुआ। उसके अंदर जो प्रोइरिथ्रोब्लास्ट की जो कंडीशन थी उसके अंदर इसकी साइज थी वो थी 15 से 20 माइक्रोमीटर। लेकिन आरबीसी में आते आते ये ओनली फॉर 7.2 माइक्रोमीटर रह गई। उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था और हीमोग्लोबिन एब्सेंट था। लेकिन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो जो लेट नॉर्मोब्लास्ट है, जो लेट नॉर्मोब्लास्ट है
इसके अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन प्रिपेयर, हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। इसी की जो हीमोग्लोबिन का बनना और न्यूक्लियस का गायब होना, ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं अपन पिक्नोसिस। इसके ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका, इसको बोलते हैं अपन पिक्नोसिस। उसके बाद में आया रेटिकुलोसाइट काउंट, ये क्या होती है, प्री आरबीसी होती है, प्री मेच्योर आरबीसी होती है। फिर उसके बाद में आया आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियस तो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो गया, और इसकी जो साइज है वो भी रिड्यूस होकर कितने रह गई, 7.2। तो ये है आरबीसी का फॉर्मेशन। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आज के लिए इतना है काफी। थैंक यू, धन्यवाद।